हेलो दोस्तों। हाँ तो भाई मेरे प्यारे भाई लोगों का हाल बा। आज हम आपको क्लास 11th, ठीक है भाई, हमको बहुत टाइम हो गया 11th का वीडियो डाले लेक्चर। अब तक मैं 12th क्लास में चल रहा था, समय का भी बहुत अभाव है मेरे पास, ठीक है, समय नहीं मिल पाता भाई। जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे अपन कर लेते हैं। जो भी आपके लिए करते हैं कि हिंदी मीडियम में बेस्ट और बेस्ट वीडियो लेक्चर रहता है अपना। हिंदी मीडियम में बेस्ट और बेस्ट लेक्चर रहता है अपना। क्लियर है? देखा करो इसको पूरा, अच्छे से नोट्स बनाया करो, याद किया करो, बार बार रिवाइज किया करो, क्योंकि क्लास 11th और 12th ही है तुम्हारी ज़िंदगी को साइंस के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाने का। क्लियर है? क्लियर है भाई। तो हमने 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक चैप्टर था उसको हमने क्लियर कर लिया था। आज हम बात कुछ उसमें एक दो टॉपिक है तो हम उनको बता देंगे बाद में। आप कमेंट कर देना क्या क्या रह गया, वो अपन करवा देंगे। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे बहुत ही फेमस चैप्टर है आपका परमाणु संरचना। अरे आज हम कहाँ पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना है भैया जी, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कहाँ पढ़ेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो बात है इसके परिचय की। तो इसके जो परिचय की बात है ना भाई, वो है बहुत पुरानी एक कहानी जिसमें महर्षि कणाद नाम के एक व्यक्ति थे, ऋषि थे। जो भी है ना, ये शुरुआत तो अपने भारत के ऋषियों ने करी है। और उन ऋषि ने, कणाद जी ने ऐसा कहा कि ये जो ब्रह्मांड है, अपन पूरा इंट्रोडक्शन नहीं लेंगे, खाली आपको समझाएंगे, हल्की सी हिंट देंगे, हम मेन काम की बातें करेंगे कि ये जो ब्रह्मांड है भाई, ये जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। ऐसा बोल दिया उस जमाने में। 5 तत्वों से मिलकर बना है। जल, अग्नि, वायु, है ना, मिट्टी और कौन सा रहेगा, जो भी है, 5 तत्व, ठीक है, इनसे मिलकर के बना हुआ है। और कहा कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण, ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण, नाम दे दिया उसका इन्होंने कण, कि भाई कोई भी ब्रह्मांड की सबसे छोटी से छोटी इकाई है ना, जो ब्रह्मांड की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की सबसे छोटी जो इकाई है वो किससे बनी हुई है? कण से। इनने बोल दिया उस जमाने में, मतलब ऋषियों के टाइम पे बात थी। अब इस बात को अपने हिंदुस्तानियों ने तो पकड़ी नहीं, लेकिन पकड़ने वाले तुमको पता है ना, पागल होते हैं, अंग्रेज वैज्ञानिक। अंग्रेजी छोड़ गए हमारे पास, बहुत दुखी है इस अंग्रेजी से। देश हिंदुस्तान और चलती अंग्रेजी, बताओ। चलो भाई कोई बात नहीं। तो क्या किया उनके बाद में डॉल्टन भाई था, डॉल्टन भाई। और डॉल्टन भाई ने क्या किया भाई, एक सिद्धांत दे दिया। एक क्या दे दिया? सिद्धांत दे दिया डॉल्टन भाई ने। और इसने अब की बार उस कण को नाम दे दिया एटम। क्या नाम दे दिया? एटम। एटोमियो शब्द से बना हुआ है। ये एक ग्रीक वर्ड है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इंट्रोडक्शन, इसके बाद में मेन काम की बातें करेंगे। अरे ये मक्खी कहां से आती है, कहां से आ रही है, हम इसके बाद में मेन काम करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ भाई। इसका मतलब हो जाता है अनकटेबल। इसका मतलब होता है अनकटेबल, मतलब अविभाजित, जिसको तोड़ा नहीं जा सके, जिसको क्या नहीं कर सकते, तोड़ा नहीं जा सकता। ये इन्होंने बोल दिया कि ऐसा जो छोटे से छोटा कण है ना, जो पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी यूनिट है ना, जैसे शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? कोशिका। उसी टाइप से किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम।
जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आज 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 इस जमाने में, आज के ज़माने में, ये इंस्टाग्राम रील्स के ज़माने में, शॉर्ट्स के ज़माने में हम पढ़ते क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और क्या पढ़ते हैं? और क्या पढ़ते हैं? और पढ़ते हैं कक्षक। अरे पढ़ते हैं ना भाई, एस पी डी एफ। और क्या पढ़ते हैं? और क्या पढ़ते हैं? और पढ़ते हैं हम CO2, H2, N2। ये बीमारी कहाँ से आ गई? अल्कोहल, अरे जाना क्या क्या बन गया। ये बीमारी कहां से आ गई बताओ? जब इसने बोला कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, और जब आज इन चीजों की डिस्कवरी हो गई, मतलब बेचारा भाई बहुत बड़ी अपने आप में एक क्रांति थी इसके लिए, डाल्टन के लिए बहुत बड़ा काम था ये, बहुत बड़ी मैं क्या बोलूं इसको, इसकी क्या बोलते हैं, इसकी बहुत बड़ी, ऐसा समझो इसने बहुत बड़ा काम कर दिया था, सही है। लेकिन 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 बेचारा क्या हो गया? अरे बेचारा फेल हो गया। ये समझाने में फेल हो गया कि भाई इसको तोड़ दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, इसमें प्रोटॉन भी है, इसमें न्यूट्रॉन भी है। और इसने एक बात देखो, मैं बताऊं मेन मुद्दे की बात, इसने और क्या बोला? जो सेम परमाणु है, सेम परमाणु, उनका हमेशा द्रव्यमान सेम रहेगा। उनका हमेशा क्या रहेगा? द्रव्यमान सेम रहेगा। मतलब अगर सेम परमाणु सेम द्रव्यमान, समान परमाणु, ये बातें आपकी किताब में लिखी हुई है भाई, समान परमाणु समान द्रव्यमान। लेकिन आज के बाद भाई अपन क्या पढ़ते हैं? आइसोटोप पढ़ते हैं। अरे समस्थानिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? समस्थानिक पढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ते हैं? समभारिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? समभारिक पढ़ते हैं। अरे समस्थानिक मतलब 1H1, 1H2, 1H3, मतलब जिनका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, द्रव्यमान अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। जबकि समभारिक क्या होते हैं? जिनका क्रमांक अलग अलग, जिनका सीक्वेंस अलग अलग, बट जिनका द्रव्यमान एक जैसा होता है, समभारिक। इनको अपन डेप्थ में पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। अभी केवल मैं आपको इस शब्द की गाथा सुना रहा हूं, कहानी सुना रहा हूं बस। भाई पहले तुम्हारे दिमाग में यह बैठ जाए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ये डाल्टन बेचारा फेल हो गया, और फेल फाल हो आकर के काम खत्म हो गया। फिर आपको पता है इसके बाद में थॉमसन भाई आया। थॉमसन ने बोला थॉमसन ने बोला तरबूज की तरह दिखता है, वाटरमेलन, प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन आके बोलता है कि जो परमाणु है, जो छोटे से छोटा कण है, अरे का छोटे से छोटा जो कण है वो तरबूज की तरह दिखाई देता है, जिसमें बीज हैं जो इलेक्ट्रॉन के समान है, और जो लाल भाग पूरा समान रूप से वितरित है वो एक धनावेश भाग की तरह काम करता है। कि ऐसा कहा गया, किसके द्वारा? थॉमसन भाई के द्वारा कहा गया कि जो भाई लाल भाग है ना, ऐसे धनावेशित भाग परमाणु के अंदर समान रूप से बटा हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बीज के समान इधर उधर क्या है? धसे हुए हैं। बट वो परमाणु के स्थायित्व की, परमाणु की उदासीनता की, न्यूट्रलिटी की बात नहीं कर पाया, और बेचारा थॉमसन में क्या हो गया? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, थॉमसन में क्या हो गया? फेल हो गया। तो हम ना तो थॉमसन पढ़ेंगे, ना डाल्टन पढ़ेंगे, ना फालतू चीजें पढ़ेंगे। हम आपको डायरेक्टली चलेंगे रदरफोर्ड पे। अरे भाई कहां चलेंगे? रदरफोर्ड पे। और रदरफोर्ड आप, अरे भाई ये चीजें आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 9th। अगर इसमें आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लो, समझ में आता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आगे चलता हूं। रदरफोर्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कुछ कंक्लूजन्स की बात करेंगे, क्योंकि जो परमाणु के बारे में बेस्ट अच्छे तरीके से जो एक्सप्लेन कर पाया था थोड़ा बहुत, वो बेचारा रदरफोर्ड था। लेकिन अगर उसको भी आकर के एक मैक्सवेल नाम का बहुत ज्ञानी आदमी था, आकर के 2 झापड़ मारे और बोलता है तू ज्यादा ज्ञानी है क्या? ज्यादा बड़ा है क्या तू? ज्यादा बड़ा है क्या तू? हमसे बड़ा थोड़ी है। मैक्सवेल ने बोला हमसे थोड़ी बड़ा है। अब भाई क्या बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला, हम बोलेंगे इस बात को, ठीक है। तो भाई अब आ गया रदरफोर्ड। अरे ये थ्योरीज को आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी रदरफोर्ड मॉडल मैं पूरा ये थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको मेन बात बताऊंगा। डायरेक्ट हम चलेंगे परमाणु की तरफ।
कुल मिला के बेटा मोटी बात सीखनी है भाई हमको, क्लियर है? ये देखो लाइट खराब, क्या करनी है? मोटी बात सीखनी है। सीधे जो सवाल एग्जाम में आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, हिंदी मीडियम के लिए। तो आज हमारा लेक्चर शुरू करते हैं हम। शानदार सा लेक्चर होने वाला है, बहुत प्यारा लेक्चर होने वाला है। रदरफोर्ड का मॉडल, और इसने क्या किया आप सभी को पता है, इसने 20,000 अल्फा कणों की बौछार करवाई। 20,000 अल्फा कणों की क्या करवाई? 20,000 अल्फा कणों की क्या करवाई? बौछार करवाई भाई। एक अल्फा कण की एक क्या ले लिए, कोई मशीन ले ली, ऐसा समझ लो। अल्फा कण होते क्या है? पहली बात तो अल्फा कण होते हैं पॉजिटिव पार्टिकल्स। अल्फा कण होते क्या हैं? अल्फा कण होते हैं पॉजिटिव, धनावेशित। ये याद रखो भाई, अल्फा कण क्या होता है? धनावेशित कण। धनावेशित कण होते हैं अल्फा कण। अरे अल्फा कण हीलियम का परमाणु को ऐसे अल्फा कण नाम से जाना जाता है। बट उस जमाने में पता नहीं था भाई, ठीक है? अपन बात कर रहे हैं केवल अल्फा कण की। मतलब कहने का कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अपने आप ही रेडियो एक्टिव होते हैं, विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं, रेडिएशंस को उत्सर्जित करते हैं, रेडिएशंस को इमिट करते हैं, छोड़ते हैं अपने आप ही, खुद ही, कोई जरूरत ही नहीं उसका एनर्जी देने, खुद ही छोड़ेगा। जैसे बोल रहे हैं यूरेनियम वगैरह होते हैं, सामने उनके पास में खड़ा कैंसर हो जाएगा, उनके सामने आके खड़े हो जाएंगे, समझ लो खत्म, टाटा। तो वो थे अल्फा कण। ऐसा समझो समझाने के लिए, समझे? अब हम बात करते हैं अल्फा कणों की। उसने क्या करवा दी? बौछार करवा दी। दे भाई मान लो मैं इसको है ना एक शॉर्टली तरीके से ले रहा हूं, ठीक है? ये जैसे मान लो ये आपकी पॉजिटिव है, मतलब ये क्या है? आपकी सोने की पन्नी। अब ये सोने की पन्नी है, पूरी बहुत पतली है, बहुत पतली, 10⁻⁻9 नैनोमीटर से भी पतली, समझ लो तुम। क्या? 10⁻⁻9 नैनोमीटर से भी इसको पतला समझ लो। अरे बहुत छोटी हो गई यार, 9 से भी पतली, बहुत छोटी हो गई, बहुत छोटी दिखेगी नहीं, इतनी पतली पन्नी ली। और क्या किया? यहां से ऐसा समझो, यहां से क्या करवा दी? अल्फा कण की बौछार करवा दी। क्या करवा दी? अल्फा कण की बौछार। अब मैं आपको देखो अच्छी चीज समझाता हूं। अब सोचो, मान लो इस पूरी पन्नी में कण होंगे ना, छोटे छोटे, यहां भी होंगे, 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 यहां और यहां। अरे भाई सब जगह छोटे कण होंगे। अब और सोचो, आज के जमाने के हिसाब से सोचो। अब परमाणु में सबसे बीच में होता है नाभिक। उस जमाने में पता नहीं था रदरफोर्ड को। अरे उस जमाने में रदरफोर्ड को पता नहीं था नाभिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं। नहीं पता था। ऐसा समझो थॉमसन ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन भी कहां से आया? अरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी कहां से आए? ये माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जब डाल्टन ने सिद्धांत दिया था कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, उसी समय एक और ज्ञानी बैठा था, माइकल फैराडे। उसने निर्वात नलिका कैथोड किरण प्रयोग किया था। क्या किया था? कैथोड किरण प्रयोग, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड किरण प्रयोग किया था कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ हाई वोल्टेज, लो प्रेशर, उच्च वोल्टता, निम्न दाब की लगाया जाता है, तो कुछ ऋणावेशित कण निकलते हैं, कैथोड किरणें, जिनको इलेक्ट्रॉन नाम मिला। मैं पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन लेक्चर जब हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा तब ये फालतू बातों को मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। अभी अपन बात करेंगे। ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की भी खोज हो गई, बट नाभिक की स्ट्रक्चर को अच्छे से थॉमसन और डाल्टन नहीं समझा पाया था। थॉमसन और डाल्टन अच्छे से नहीं समझा पाया था। बस तो उसको हम क्लियरिफाई करेंगे रदरफोर्ड मॉडल और आगे के मॉडलों के हिसाब से। क्लियर है? हमारी बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे छोटे छोटे इस पन्नी में क्या है? बहुत सारे कण हैं। अब जैसे इसने अल्फा कणों की बौछार कराई, तो देखो कुछ कण, जैसे मान लो ये कण थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, है भाई, ऐसे बहुत सारे कण हैं। अरे भाई ये कण में ऐसे बड़ा बना दिया,
है ना। अब ऐसे बहुत सारे कण हैं, ऐसे 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 छोटे 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 कण हैं। अब ये अल्फा कण क्या होगा, सीधा निकल गया, सीधा निकल गया, देख लो सीधा निकल गया, सीधा निकल गया। कुछ अल्फा कण क्या हो गए, कुछ अल्फा कण हो गए ये टेढ़ा हो गया, कुछ अल्फा कण क्या हो गए टेढ़ा हो गए, कुछ क्या हो गए टेढ़े हो गए, कुछ क्या हो गए टेढ़े हो गए, कुछ क्या हो गए टेढ़े, और कुछ 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 जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से क्या हो गए वापस आ गए। जो कुछ भी क्या था वो 20,000 में से एक ही था, मात्र 20,000 में से केवल एक ही था भाई, केवल एक कण था जो गया और टकरा करके वापस आ गया। तो कुछ टेढ़े हुए। अब इसमें देखो कॉन्क्लूजन्स क्या दिए, मेन बात को ध्यान रखनी है अपन को, ज्यादा फालतू बातें याद नहीं रखनी है। ये मेरे चित्र पे ध्यान मत देना, क्लियर है। हाँ बहुत शानदार चित्र बनाया है मैंने। तो उसने क्या बोला क्या बोला क्या बोला, जो टेढ़े निकले थे ना, मतलब ऐसा समझो कि जैसे मान लो ये कण है, ये कण है पूरा कण कण कण। अब मान लो ये आया एक अल्फा कण और यहीं से टकरा गया, मान लो ये आया एक अल्फा कण और यहीं से टकरा गया। अब देखो कॉर्नर से टकरा गया भाई, ये आया अल्फा कण और यहीं से टकरा गया, ये आया अल्फा कण और यहीं से टकरा गया। तो ऐसा समझो कि यहां कोई पार्टिकल है। अब ये स्थिति सभी कणों के साथ हो रही है, तभी तो टेढ़े हो रहे थे भाई। अल्फा कण जाए अपना रास्ता बदल ले, अल्फा कण जाए अपने पथ से विचलित हो जाए, अल्फा कण जाए टूट करके बेचारा भ्रमित हो जाए, जाए गया भ्रमित हो गया। लेकिन 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 कुछ सीधे चले गए। अब सोचो जहां से ये टेढ़े हो रहे थे, जहां से ये क्या हो रहे थे टेढ़े हो रहे थे, मतलब वहां कोई ना कोई चीज ऐसी है जो इनके बीच में आती है और ये बेचारे टकरा करके साइड में हो जाते हैं। तो इसने दिमाग लगाया और बिल्कुल जो खाली स्थान था ना भाई, खाली स्थान, इसने क्या बोला कि जो थॉमसन ने बोला था ना कि धनावेश सभी जगह बटा हुआ है, थॉमसन ने बोला था जो धनावेश सभी जगह क्या हो रहा है बटा हुआ है, वो ऐसा नहीं है। धनावेश केवल और केवल बीच में है, बीच में केवल और केवल कहां है, बीच में, जिसका नाम आगे चल करके इसने नाम दे दिया भाई, ध्यान से सुन लो, नाभिक। नाभिक, न्यूक्लियस, नाम क्या दे दिया, नाभिक न्यूक्लियस। और ऐसा कह दिया कि भाई सभी जगह धनावेश नहीं है, एक ही जगह केंद्र में। और जो आजू बाजू की बात थी, आजू बाजू के जो टकरा टकरा करके अपने पथ से विचलित हो रहे थे, भ्रमित हो रहे थे, उनको इसने नाम दे दिया कि इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं पड़े, इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं चक्कर, इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं चक्कर। मतलब इलेक्ट्रॉन की स्थिति एक जगह नहीं है, अलग 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 जगह है इलेक्ट्रॉन, तभी तो वो अल्फा कण क्या हो रहे हैं इधर। इमेजिन करो, इमेजिन करो, कल्पना करनी पड़ेगी, ऐसे चित्रों में समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ, आई बात समझ, अरे आई क्या बात समझ में अब आ गई होगी आपके मेरे हिसाब से। भाई बहुत सारे कण हैं, ऐसा नहीं है कि यही कण पकड़ लो, कोई भी कण पकड़ लो आप, जिस भी कण को पकड़ लो उस कण के अंदर के बीच बीच में सीधा निकल गया, सॉरी बीच बीच में टकरा के वापस आ गया, और आजू बाजू की तरफ वो टेढ़ा हो गया। और कुछ ऐसी जगह थी जब खाली पड़ा था जो वापस मतलब सीधा निकल गया। भाई जो सीधा निकल गया मतलब वहां खाली स्थान है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वहां नहीं है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वहां नहीं है, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, वो खाली है। बिल्कुल जो सीधा गया वापस टकरा के आ गया, मतलब वहां कुछ ना कुछ है। अब अल्फा कण भी पॉजिटिव और वहां वापस आया, मतलब बीच में क्या है पॉजिटिव, तभी तो प्रतिकर्षण से रिटर्न आ गया, तभी तो रिटर्न आ गया। और कुछ 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 जो आजू बाजू से विचलित हो गए थे, कुछ कुछ जो आजू बाजू से क्या हो गए थे विचलित हो गए थे, वो इलेक्ट्रॉन के कारण विचलित हो रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक जगह नहीं है। और इसने अनुमान लगा करके बोल दिया कि जैसे 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 9 ग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉन भाई भी नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। और ये बात बोल करके इसने मजे दे दिए और इसने जाने क्या क्या निकाल दिया, नाभिक की त्रिज्या निकाल दी और परमाणु की त्रिज्या निकाल दी, उनका अनुपात निकाल दिया, उनका आयतन निकाल दिया, क्या क्या निकाल दिया, बताओ आप बताओ। छोटा सा कण सब निकाल दिया। तो याद रखना भाई, नाभिक है ना, नाभिक को खोजने वाला यही व्यक्ति था, याद रखना। और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इस बात को बोलने वाला भी यही भाई था। तो देखते हैं हम कितने मिनट का लेक्चर हो गया। अरे ये तो 19 मिनट का लेक्चर हो गया, बहुत बातें करने के बावजूद। तो ये बातें मैंने इसीलिए करी थी मेरे भाई कि हम पढ़ क्या रहे हैं, परमाणु की संरचना। अब शुरुआत हो गई नाभिक की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, सबकी खोज कर ली हमने आज 19 मिनट के अंदर। समझ गए?
अब हम इस मॉडल को यहीं क्या देंगे, विराम देंगे, यहीं इसको खत्म करेंगे, क्योंकि इसको पढ़ेंगे बाद में पढ़ूंगा। आज सब परिचय बाद में पढ़ूंगा, एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें खाली कहानी सुनाऊंगा। क्लियर है? कहानी सुनाने के लिए लेक्चर बनाएंगे अपन। ये क्या हो गया, और इस बात को आप गौर करके ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, तो नाभिक की बात हो गई, इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अब एक वैज्ञानिक था, हो गया मैक्सवेल। एक वैज्ञानिक था। अब इसकी बेचारे कमी देख लेते हैं ना, कमी क्या रही? मैक्सवेल था। मैक्सवेल बोलता है कि जब कोई स्पीड में आवेशित कण या कोई और चीज क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, तो वहां चक्कर लगाती है, तो वहां त्वरण उत्पन्न हो जाता है। त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड, ऐसा समझो स्पीड को और ज्यादा वो कर दिया। जब जगह बदलती है, स्थिति बदलती है, तो त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप ऐसा समझो कोई भी चीज चल रही है, तो वहां त्वरण उत्पन्न हो जाता है। एक्सेलरेशन इंग्लिश में समझ में आएगा आपको। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को हम, ठीक है भाई। स्पीड तो है ही, बट एक्सेलरेट करते हैं एक समान, ऐसा त्वरण। तो त्वरण उत्पन्न, और जब त्वरण उत्पन्न हो जाता है किसी आवेशित कण के अंदर, तो उसके अंदर क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। इसने बोला मैक्सवेल। क्या निकलती है भाई? ऊर्जा निकलती है। अरे क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। और जब ऊर्जा निकलती है, जब क्या निकलती है? ऊर्जा, तो ऊर्जा के साथ विद्युत चुंबकीय किरण भी निकलती है। विद्युत चुंबकीय किरण भी निकलती है, उत्सर्जित होती है। तो एक दिन ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? एक दिन जो ये चक्कर लगा रहा है, उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? समाप्त, एंड हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता, मान लो ये इलेक्ट्रॉन लगा रहा है चक्कर, ये आपका पॉजिटिव, मतलब अभी नाम दिया हमने नाभिक। ये चक्कर लगा रहे हैं, ये चक्कर लगाता कहाँ चला जाएगा? नाभिक में। अब बेचारा रदरफोर्ड ने इतना काम किया, और रदरफोर्ड जी के इस तरह से कर दी इसने, मैक्सवेल ने। रदरफोर्ड है, पृथ्वी भी तो चक्कर लगा रही है, उसको कौन सी ऊर्जा मिल रही है? अरे और ग्रह भी तो चक्कर लगा रहे हैं, उनको कौन सी ऊर्जा मिल रही है? वहां कहाँ आ गया त्वरण? तू कहां से लेके आ गया त्वरण बीच में? अरे भाई इसने बोला, ए पृथ्वी आवेशित नहीं है, ये जो ग्रह होते हैं ना, ग्रह, प्लैनेट्स क्या नहीं होते? चार्ज्ड, आवेशित। अभी राइटिंग ऐसी चलेगी भाई, आवेशित नहीं होते हैं। चार्ज्ड ग्रह क्या नहीं होते हैं? आवेशित नहीं होते हैं। इसलिए अब जब वो आवेशित नहीं होंगे तो त्वरण नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा तो कोई ऊर्जा का सिस्टम नहीं रहेगा। नहीं तो अगर ये आवेशित होते, इनमें त्वरण होता, तो ये भी बेचारा जाके सूर्य में घुस जाते। अब तक तो हम सूर्य में घुस जाते, फूट गया। तो ये बात थी किसकी? मैक्सवेल भाई की। मैक्सवेल ने यही बात बोली थी बस, कि अगर कोई आवेशित कण क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, आवेशित कण कोई चक्कर लगा रहा है, इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और त्वरण उत्पन्न होने के बाद में उसको विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, और विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, तो एक टाइम पे वो ऊर्जा क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन जाकर के नाभिक में गिर जाएगा, और परमाणु की आपकी स्थायित्व को नहीं समझा पाया। और इस बात को विद्युत चुंबकीय विकिरण और कण, एक तो विकिरण और कण, मतलब दो चीजें आ गई, मतलब एक तो किरण और कण, दो चीजें आ गई। इस बात को एक बैठा था ज्ञानी, बोर नाम का, उसने समझ लिया कि यार बात तो बिल्कुल सही है। रदरफोर्ड ने बात तो बहुत अच्छी बोली थी, लेकिन मेरे को कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। और उस नील्स बोर ने जाकर के सबसे पहले क्या किया? विद्युत चुंबकीय विकिरण को पढ़ा। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, मतलब प्रकाश कण की तरह काम करता है और विकिरण की तरह काम करता है, उसको पढ़ा। और उसको पढ़ने के बाद में उसने सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल, जिसको हम आज नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई, आज नहीं पढ़ेंगे हम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम आपको बढ़ाएंगे भाई मेरे
बहुत बड़ा लेक्चर हो गया ये थ्योरी में, लेकिन सुनना बहुत जरूरी थी कहानी। आज हम पढ़ेंगे मेरे भाई, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कुछ परमाणु की बातें इंपॉर्टेंट। और ये इंपॉर्टेंट देखो क्या लो, XZA ऐसे किसी परमाणु को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां जो Z होगा वो परमाणु क्रमांक होगा। क्लियर है? परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु कितने नंबर पे आता है। जो A होगा परमाणु द्रव्यमान होगा, मतलब उस परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है। X बराबर है जो परमाणु का प्रतीक होगा, X बराबर क्या होगा, परमाणु का प्रतीक होगा। क्लियर है? और सुनो, जो Z होगा वही इलेक्ट्रॉन होंगे, वही प्रोटॉन होंगे, ये याद रखो। अरे ये याद रखो, जो Z होगा, जो परमाणु का क्रमांक होगा, वही तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और वही क्या होंगे, प्रोटॉन। गर्मी बहुत ज़्यादा हुई। जो Z होगा, जो परमाणु क्रमांक होगा, वही इलेक्ट्रॉन होंगे, वही प्रोटॉन होंगे। क्लियर है? और अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो द्रव्यमान में से या तो Z निकाल दो या प्रोटॉन निकाल दो, जो आपकी इच्छा है वो निकाल दो, माइनस कर दो, आपको न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात हो जाएगी। क्लियर है? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, C612, तो ये जो 6 है, ये 6 क्या है, Z, ये A है, A क्या है, 12। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, अब बताओ भाई। 6 बराबर 6 परमाणु क्रमांक, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन। क्लियर है यहाँ तक? और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन A माइनस Z, A कितना है, ये 12, अरे A कितना है, 12 माइनस 6 बराबर 6 क्या हो गए, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। और न्यूट्रॉन बेरिलियम पर जब किसी कण की, अल्फा कण की बौछार करवाई जाती है तो न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये चीज़ों को आप ध्यान में रखो, बढ़ाएंगे बाद में। तो ये चीज़ मेन कॉन्सेप्ट हम परमाणु की यही बात करेंगे। परमाणु को ZXA से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बात याद रखना। अब हम बात करते हैं कुछ अच्छी मेन मोटी बातें। क्लियर है? तो फटाफट इसको नोट डाउन करो भाई, नोट डाउन करो। 27 मिनट का हमारा लेक्चर हो गया है। परमाणु के कुछ मूलभूत कण। क्लियर है? इसको नोट डाउन करो भाई। चलो अब आगे चलते हैं, बातें चल रही है। तो देखो, अब आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब खोज लिए, अब इनके चार्ज की बातें करते हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये लिख लेना भाई, इलेक्ट्रॉन, ये आपका प्रोटॉन, ये आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, याद रखना है आपको, पहले से भी आप जानते होंगे, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका जो द्रव्यमान होता है, ये भी याद रखेंगे, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर है? प्रोटॉन होता है, ये होता है +1.6 × 10⁻19 कूलाम, और ये होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। क्लियर है? ये होता है वो ये इसका तो लगभग कोई आवेश नहीं होता, 0 होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात होगी। चलो बताओ, इनके द्रव्यमान सबसे ज्यादा किसका हो गया, सबसे ज्यादा द्रव्यमान हो गया प्रोटॉन का। अरे सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका हो गया, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन, ठीक है, -27 में 5 आ गया। देखो, तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इनके द्रव्यमान का क्रम हो गया। इसको भी नोट डाउन करो। ये द्रव्यमान का क्या हो गया, क्रम हो गया। ये इनके द्रव्यमान का क्या हो गया, क्रम हो गया। क्लियर है? द्रव्यमान का क्या हो गया, क्रम हो गया। क्लियर है? अब हम मेन बातें करते हैं। ये आ गई बात समझ में भाई। इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये और इनका द्रव्यमान ये और ये। ठीक है? ये आगे सवाल में आएंगे, चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं इसके बाद में समस्थानिक की। मैंने बोला था ना समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, सब बताऊंगा। तो आ गया समय आपको। तो देखो, सबसे पहले समस्थानिक की बात करते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं भाई, समस्थानिक 1 नंबर। समस्थानिक मतलब आइसोटोप, इंग्लिश में भी याद रखो भाई, आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब होता है 1H1, है ना। पहले एग्जांपल ले देता हूं, 1H2 और 1H3। देखो क्या समान है, Z, जिनका परमाणु क्रमांक, क्या है, समान। ठीक है?
और जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग अलग, अलग अलग क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। याद रख लो, जिनका परमाणु क्रमांक समान और जिनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर है, जिनका परमाणु क्रमांक समान और जिनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग समस्थानिक कहलाते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है वो भी क्या होनी चाहिए, इनकी समान होनी चाहिए। ये बात और भी याद रखो, प्रोटॉन की संख्या भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं समभारिक। समभारिक नाम से पता लग रहा है, समभारिक जिनका भार क्या है, समान। तो परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए भाई, अलग अलग। अरे परमाणु क्या क्रमांक क्या होना चाहिए, अलग अलग। और परमाणु भार, परमाणु भार या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप, द्रव्यमान, ये क्या होना चाहिए, समान। तो ये क्या बोलेंगे, समभारिक। आइसोबार, आइसोबार, आइसोबार समभारिक कहलाते हैं। क्लियर है, आइसोबार समभारिक कहलाते हैं। ओके ओके ओके। जैसे मान लो 18 40 और मान लो CA 20 40। अब सोचो सोचो सोचो, ये Z क्या है, अलग, ये 18 है, ये 20 है। ये Z क्या है, अलग, ये 18 है, ये 20 है। बट ये दोनों एक ही मान क्या है, और ए दोनों के ए का मान क्या है, समान। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, समभारिक। मतलब दोनों का आपस में संबंध क्या हो गया, समभारिक का, कि इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो क्या है, समान। जबकि यहां देखो तीनों का द्रव्यमान क्या है, 1 2 3 अलग अलग। परमाणु क्रमांक क्या है, सेम। परमाणु क्रमांक सेम समस्थानिक, परमाणु क्रमांक अलग अलग समभारिक। परमाणु द्रव्यमान एक समान समभारिक, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग समस्थानिक। चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आइसोटोन। आइसोटोन मैं यहां लिख देता हूं, आइसोटोन। आइसोटोन मतलब सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। आपके सिलेबस में जो जो दे रखा है वही करवाएंगे। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक मतलब जिनकी संख्या, जिनके न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान। जिनके न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, संख्या समान होती है। जिनके न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, आइसो न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जिनकी न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान। जैसे मैं ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया 11 Na23 और 12 Mg24। ये 2 एग्जाम्पल है। अब ध्यान से समझना इन चीज़ को। देखो 11 सोडियम 23, 12 मैग्नीशियम 24। मैं आपको परमाणु क्रमांक भी याद करवाऊंगा, मैं आपको परमाणु भी याद करवाऊंगा, ठीक है। अभी हम बेसिक से बातें याद कर रहे हैं, तो इनको एग्जाम्पल के तौर पर समझो आप। देखो यहाँ ए का मान देखो, यहाँ ए का मान देखो, ए का मान कितना है, यहाँ 23। यहाँ जेड का मान कितना है, 11। यहाँ ए का मान कितना है, 24। यहाँ जेड का मान कितना है, 12। ठीक है। यहाँ न्यूट्रॉन को कैसे निकालोगे, ए माइनस जेड। ए कितना है, 24 माइनस जेड कितना है, 12। कितना आंसर आना चाहिए, 12। सही है ना। अब इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ए माइनस जेड कितना है, 23 माइनस 11। कितना आंसर आना चाहिए, अरे भाई कितना, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, आ गए ना 12। तो न्यूट्रॉन कितने आ गए, यहाँ भी न्यूट्रॉन 12 आ गए और यहाँ भी न्यूट्रॉन कितने आ गए, 12। मतलब इन दोनों के न्यूट्रॉन क्या है, समान। इन दोनों के न्यूट्रॉन क्या है, समान। इसलिए इनको बोलता है आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक प्रजातियां। तो हमने पढ़ा समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। परमाणु को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो भी हमने क्लियर कर लिया। अरे आ गई बात समझ में, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर हो जाएगा इसके बाद वो क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, कण की प्रकृति। जब हम अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि बोर आएगा ना, बोर ने यही तो दिमाग, रदरफोर्ड ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। मैक्सवेल ने क्या बोला, अगर कोई आवेशित कण चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और नाभिक में गिर जाता है। लेकिन उस चीज को बोर ने पढ़ लिया कि यार आवेशित कण मतलब इलेक्ट्रॉन कण की तरह भी होता है, और ऊर्जा छोड़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन विकिरण की तरह भी है। मतलब वो घूम रहा है ना, एक विकिरण, रेडिएशन विकिरण की तरह भी है। अब उस दोनों की स्टडी करेंगे हम, कण की स्टडी करेंगे, विकिरण की स्टडी करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पढ़ेंगे, और उनको पढ़ने के बाद हम बोर का मॉडल पढ़ेंगे। और बोर ने स्पेक्ट्रम को समझाया और अच्छे से पूरी कोशिश करी। फिर पढ़ा के बोर को सब कुछ करा के हम बोर को भी फेल कर देंगे। क्लियर है, थैंक यू सो मच। तो ये था मेरा आज का जनरल लेक्चर। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, परमाणु को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। चलो
जैसे देखो मैं मिटा दूँ इसको, जैसे मैं मिटा दूँ। चलो भाई अब एक दो एग्जांपल और कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं। जैसे अब देखो ध्यान से, ये परिभाषा है तो आपको बैठ गई होगी। अब मैंने जैसे मान के चलो मैंने उठाया, देखो ध्यान से, मैंने Na2311 लिया, यहाँ Z बराबर 11, A बराबर 23, न्यूट्रॉन बराबर A माइनस Z बराबर 23 माइनस 11 बराबर 12, ये न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। सही है। जैसे मैं कोई एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया O-2, अब बात को समझना, O-2 तो Z कितना है, Z कितना है 8, अरे ऑक्सीजन 8 नंबर पे आती है। A कितना है, A कितना है ऑक्सीजन का, अरे A कितना है, A है यहाँ पर द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16। क्लियर है, अरे क्लियर है भाई, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है मेरे भाई 16, ये बात को ध्यान रखनी है आपको। क्लियर है। अब आपको निकालने हैं क्या, अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब आपको निकालने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको कुछ नहीं करना, प्रोटॉन माइनस चार्ज, ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रोटॉन माइनस चार्ज, चार्ज मतलब आवेश, ये फॉर्मूला है। तो प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे भाई 8, माइनस चार्ज कितना है -2, 8 माइनस -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है यहाँ पे 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है यहाँ पे 10। आ गई बात समझ में, और आगे की बात समझ में, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 10, अरे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है भाई 10। और बताओ, और बता देता हूँ मैं आपको, और बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आपके दिमाग में और भी विचार, मतलब कहीं ना कहीं टेंशन नहीं रहनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो भाई और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे NO3 माइनस और NH4 प्लस। पहले CO2 ले लेता हूँ, मैं मिटा दूँ इसको, यहाँ ले लेता हूँ CO2। अब देखो CO2 देखो किस किस से मिलकर बना है, C प्लस O प्लस O, मैं डायरेक्ट ऐसे करता हूँ है ना, ताकि आप समझ जाओ। कार्बन का Z कितना है 6, इसका कितना है 8, इसका कितना है 8। चलो अब देखो इसका A बात करते हैं, कार्बन का A कितना होता है 12, इसका कितना 16, इसका भी कितना 16, अरे सही है ना। तो A टोटल कितना हो गया 44, अरे 32 और 12 44, अरे 32 और 12 44 हो गया ना। अब यहाँ आ जाओ, अब ये न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लो। चलो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, 12 माइनस 6 6, 16 माइनस 8 8, अरे सही है ना यार, क्लियर है। यही 16 माइनस 8 8, 8 न्यूट्रॉन हो गए, बिल्कुल सही है। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, इसको मैं उठा देता हूँ। अरे ये लिख लिया होगा आपने Na को, अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे भाई, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, अब देखो जितना Z उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन, ऐसा समझ लो P प्लस माइनस चार्ज। सही है। तो प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे, प्रोटॉन देखो भाई, प्रोटॉन देखो जितने, ये लो प्रोटॉन प्लस बराबर यही 6 प्रोटॉन 8 प्रोटॉन 8 प्रोटॉन और टोटल मिला करके 44 प्रोटॉन। तो 44 माइनस कोई चार्ज है क्या 0, मतलब आंसर कितना आया 44। ये क्या है इसके इलेक्ट्रॉन। अरे यार सीधी सी बात है, जितना Z उतना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, तो ऐसे जोड़ दो आप 6 + 8 + 8 तो आ जाएंगे 44। 44 क्या है प्रोटॉन है, और 44 ही क्या है इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल और देता हूं थोड़ा सा कठिन करके, जैसे मान के चलो एक और एग्जांपल अपन ने लिया ClO3-। अब ध्यान से देखना ClO3-। अब कैसे करेंगे इसको बताओ, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालोगे, जितने नंबर पे, तो सबसे पहले तो Z निकालो, परमाणु क्रमांक। ये कितना है 17 नंबर पे आता है, अरे सही है ना 17 नंबर पे आता है। ये कितने पे आता है 8 नंबर पे आता है, और कितने ऑक्सीजन है 3, अरे कितने ऑक्सीजन है 3। 17 और 24 कितने हो गए भाई, अरे भाई 17 और 24 कितने हो गए, 17 और 24 कितने हो गए भाई 41, कितने हो गए 41। तो ये क्या हो गया इसका प्रोटॉन की संख्या, अरे सही है ना यार, ये क्या हो गया प्रोटॉन की संख्या। Z की संख्या क्या हो जाएगी, Z कितना है 17, ये कितना है, ये जितना प्रोटॉन उतना ही Z, जितना प्रोटॉन उतना ही Z। अब क्या करें, अब यहां से क्या करें, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग तरीके से निकलेगी। अब निकाल लो प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे, प्रोटॉन माइनस चार्ज मतलब आवेश। तो प्रोटॉन कितने आ गए 41 माइनस और -1 कितना हो गया 41 + 1 बराबर 42। अब मैं आपको एक ट्रिक दूं क्या, अगर माइनस चार्ज जुड़ जाए तो 1 जोड़ दो, और प्लस चार्ज जुड़ जाए तो 1 को माइनस कर दो, और अगर प्लस चार्ज जुड़ जाए तो 1 को क्या कर दो माइनस। देखो प्लस का भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया NH4+। अरे यार N कितना है 7, H कितना है 1 × 4 कितने हो गए टोटल, 4 × 4 = 7 11,
11 क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या हो गई ना। अरे 11 क्या हो गई, प्रोटॉन की संख्या हो गई ना। देखो तो सही, n, अरे n के लिए z की वैल्यू 7, h के लिए z की वैल्यू 1। अब आप कर लो आराम से, जितने z इतने ही प्रोटॉन, अभी सीखा तो था, क्लियर है। अब इसके इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे प्रोटॉन माइनस चार्ज, मतलब आवेश। प्रोटॉन कितने निकाले अभी जस्ट 11 माइनस, और चार्ज कितना है +1, 11 में से 1 गया तो कितना बचा, 11 माइनस 1 कितना बचा, 10, तो 10 आ गया इसके इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में, ऐसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। थैंक यू सो मच, ये आपका लेक्चर था, मैंने आपकी सारी चीजें, सारे एंगल्स देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम चुंबकीय विकिरण वगैरह इनके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम बोर मॉडल की शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच।